हेलो फ्रेंड्स। मैं विपिन सर आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं सौराहा एप्लीकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन ईबीएस के लिए फॉर केबीएस एग्जाम। तो केबीएस के लिए हम लोगों ने कई सारे क्लासेस कर चुके हैं। इससे पहले थ्योरी क्लास चली थी और अब हम लोगों की क्या चल रही है, प्रैक्टिस क्लास। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए कि जिससे कि हम लोग इस सेशन को शुरू कर सकें। मैं देख लेता हूं कौन कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अभी हम लोग करेंगे और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको मिले हैं और यहीं से आपको क्लास के सारे क्वेश्चंस नहीं चाहिए। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए कि जिससे कि आज का सेशन शुरू किया जा सके दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल नौरंग जी नमस्ते। और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सेशन को जिससे कि सेशन शुरू किया जा सके। ओके, चलिए तो करते हैं स्टार्ट यहां से। चलिए तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं पहला। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहां से पहले कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और यहां से पहला क्वेश्चन दिख रहा है। कल हम लोगों ने ये HW के लिए मैंने आपको एक दिया था होमवर्क। विच स्टेट हैज द कॉमन, यार कि पैरासाइट सब क्या, ये यार रखिएगा यहाँ पर झूम कल्टीवेशन। तो मैंने कहा था कि ऐसा कौन सा, ठीक है, जगह है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो झूम खेती की सामान्य प्रथा को करता है। तो याद रखिएगा, आंसर सभी को पता होना चाहिए। और जितने भी लोग हैं इसका आंसर दे रहे होंगे से बिल्कुल बिल्कुल औरंग जी बिल्कुल आंसर सही है आपका। ठीक है, मिजोरम मैंने बताया था भारत के पूर्वी इलाकों में क्या होती है, इस प्रकार की खेती की जाती है जिसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, यानी झूम खेती कहते हैं। और इसमें होता क्या है, मैंने आपको ये भी सारी चीजें बताई थी कि भैया क्या होता है, एक खेत होता है, खरपतवार उसी में लचाकर आग लगा दी जाती है, फिर है ना उसी को थोड़ा सा भूमि को दरदरा करके बीज बो दिए जाते हैं। और वहां पर क्या किया जाता है, मुख्य चावल की फसल है, वैसे और कुछ फसलें भी, लेकिन जो मुख्य रूप से चावल की फसल क्या है इसमें उगाई जाती है। क्लियर है? तो मिजोरम के लोग ये बहुत तेजी से बहुत अच्छे से उगाते हैं और झूम खेती पे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ओके, तो आज का नया क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। तो ये याद रखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि याद रखिएगा निम्न में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। यानी कि उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र जो नॉर्थ पोलर एरिया है वहां से क्या आता है, भारत में एक पक्षी आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या शिकरपुर बत्तख है यानी पिंटेलटेक है, छोटी मत्स्य कुर्री है यानी कि स्प्रे है, ठीक है, हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो है, या छोटी जलरक यानी कि स्टिट है। बताइए, छोटी जलरक स्टिट। तो क्या आंसर इसका होना चाहिए, बहुत जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, छोटी जलरक यानी कि स्टेट। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा भी दिया है मैंने। ठीक है, लिखा है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह क्या होती है, समान होती हैं। तो याद रखिए जो सेम मानव की तरह आंखें रखता है। लिखा भी है द नेम ऑफ द वर्ल्ड विच हैज द आईज द फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक द ह्यूमन विंग्स। तो भैया ऐसा है ना, जो हेड के सामने जिसकी आंखें होती वो ऐसा कौन सा पक्षी है? क्या चील है ना, क्या बाज है, क्या गिद्ध है, क्या उल्लू है ना। तो बताइए कौन सा आंसर इसका ठीक जाएगा। बिल्कुल 63 का डी आंसर बता रहे हैं, है ना। ठीक है नवरंग जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बहुत सही आंसर, बिल्कुल 63 का डी ही जाएगा, उल्लू। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो उल्लू है ना, जो उल्लू है वो है क्या, उल्लू दोस्तों की इसकी भी जैसी आंख हमारे सामने है ना, ऐसी उल्लू की आंखें भी बिल्कुल क्या होती हैं, सामने ही होती हैं, सिर के ऊपर। अगर हम बात करें तो एस लाइक बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही क्या है, जैसे सटीक आंखें हैं हमारी वैसी इसकी शेप देखने को मिलती है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि उल्लू अपनी गर्दन को है ना 270 डिग्री भी घुमा सकता है। फिर मैंने बताया था कि 360 डिग्री भी मिलता है, यानी काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। दूसरी तीसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी दोस्तों,
कि जो जो है ना ये पक्षी हैं, ये अपनी गर्दन को बहुत ज्यादा 24/7 हिलाते रहते हैं, है ना। ज्यादा क्यों इधर उधर हिलाते हैं, इसका रीजन यही है दोस्तों, जो इनकी आंखों की पुतलियां होती है ना, वो मूव नहीं करती। मूव नहीं करती तो इधर उधर की चीजें देखने के लिए इनको क्या करनी पड़ती है, अपनी गर्दन को हिलाना पड़ता है। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या कर चुके हैं, सारी चीजें इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। प्लीज तो जितने भी लोग जुड़े हैं ना भाई, वो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, प्लीज लाइक तो कर ही दीजिएगा, है ना। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को, अगर आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 64 क्वेश्चन है, क्या है, एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, 3 वर्ड्स whoever members can see, क्या है, डिस्टेंसली द ऑब्जेक्ट 4 times as for human beings। यानी कि भाई ऐसा कौन से पक्षियों का समूह है जो मनुष्य से 4 गुना बेटर देख सकते हैं, एंड ठीक है, बींग्स कैन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स इज। तो यानी वो क्या है कि 3 पक्षियों का ऐसा समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमसे 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है, वो क्या है, ये 8 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं, यानी हो गया ना 4 गुना। तो कौन कौन सा है, ईगल है, क्रो है, पिजन है, ईगल है, काइट्स है, वल्चर है, ईगो है, पैरट है, काइट्स है, या फिर क्रो, काइट्स और नाइट एंगल है। बताइए तो कौन सा आंसर जाना चाहिए इसका। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका आंसर क्या जाना चाहिए, बिल्कुल 64 का बी आंसर दे रहे हैं नौरंग जी, और बिल्कुल आपका आंसर ज्यादा बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, मस्ती से पढ़ते रहिए, और आप जब से मैं प्रैक्टिस क्लासेस करा रहा हूँ आप बिल्कुल लगे हुए हो पहले दिन से, तो मैं आपको एक लिख के दे रहा हूँ ये बात, आपके ईवीएस का एक भी क्वेश्चन बच के जाने वाला नहीं है। आप ऊपर वाले ने चाहा तो देखना बहुत अच्छा करके आओगे ईवीएस में, ठीक है। तो बस बने रहिए, जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर सी रहेगा, ईगल, काइट्स एंड वल्चर, यानी कि वाज, चील और गिद्ध, ये ऐसे 3 पक्षी एनसीईआरटी में हमको बताए गए हैं दोस्तों, जो हमारे से क्या देख सकते हैं, 4 गुना बेटर देख सकते हैं। यानी हम 2 किलोमीटर देखते हैं तो वो 8 गुना, मैंने 8 किलोमीटर दे सकते हैं, 4 दूनी 8 तो हो गया ना 4 गुना। तो ये याद रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे हम लोग, और 65 ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे ये कई बार पूछा भी जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ। जो स्लॉथ है उसके बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनके बारे में हमको क्या करनी, बात करनी है। तो भाई लिखा है यहाँ पे सबसे पहले चीज, ए स्लॉथ स्पेंड ऑलमोस्ट 20 hours on a day sleeping while the hanging upside down on the tree branch। बिल्कुल ये तो बात सही कही कि अप डाउन सोते हैं, लेकिन ये 20 घंटे ना सोकर दोस्तों 17 आवर्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यानी कि 17 घंटे सोते हैं, यानी ये चीज तो कल गलत हो गई, है ना। देखिए चीजें बता भी जा रहा हूँ, लिखा भी है स्लॉथ लगभग 20 घंटे उल्टे से लटक कर मस्ती से सोता है। नहीं जी, यहाँ दोस्तों याद रखना 17 आवर्स है, 20 आवर नहीं है, कितना है, 17 आवर्स है। अगला क्या है, स्लोथ ईट्स लीफ ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इन लिविंग ही हार्डली नीड्स एवरीथिंग एल्स। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है, जिसके पत्ते खाकर वह अपना पेट भरता है और इसी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल ये बात सही है कि जिस पेड़ पर रहेगा उसी के सारे पत्ते ये खा जाता है दोस्तों, और मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, अगले कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं। अगला है कि स्लॉथ लाइव्स अबाउट 20 years and is that time it move around only 2 trees। अगर यहाँ पे हम बात कहते हैं कि क्या है, अगर यहाँ पे हम बात कहें दोस्तों कि क्या है कि स्लॉथ भाई 20 ईयर, यानी कि क्या है, अगर देखा जाए तो 20 years टाइम इज मूव अराउंड, क्या भाई, अगर देखा जाए 2 trees, 20 साल की उम्र है इसकी, और 2 पेड़ों पे ही स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है, और उसे ये केवल 2 पेड़ों पर ही जाना पड़ता है। बिल्कुल ये बात भी गलत है, क्योंकि 20 वर्ष नहीं दोस्तों 40 ईयर होती है, और 40 ईयर होती है, 2 पेड़ नहीं है, ये 8 क्या करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। 5 8 40 यानी एक पेड़ पर 5 वर्ष बिताता है। यह याद रखिएगा क्या है कि उसके सारी पत्तियां काट के, और मैंने बताया भी था कि सप्ताह में एक बार सुसु पोट्टी के लिए नीचे आता है, बकाया क्या करता रहता है, पेड़ पे ही है, और भालू की तरह दिखने वाला क्या एक जानवर है जिसको हम स्लॉथ कहते हैं। दिन में 17 घंटे सोता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी की पत्तियों को खा जाता है, ठीक है। इसकी उम्र 40 साल है, और 40 साल में ये क्या रहता है, 8 पेड़ों पे रहता है लगभग,
ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ए भी गलत है, बी सी भी गलत है, आंसर बी, यानी कि ओनली बी इज द करेक्ट राइट आंसर अपना हो जाना चाहिए। देख लेते हैं कितने लोगों के आंसर सही है। 65 का बी बिल्कुल सही है भाई। जितने भी लोग और दोस्तों देख रहे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर और कमेंट करते जाइएगा और क्वेश्चन के आंसर जरूर, क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी जो सौराहा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल आपको सारी चीजें प्रोवाइड्स करा रहा है केवल अपने आपके प्रैक्टिस के लिए। आप अपने प्रैक्टिस से अपनी मेहनत को जज कर सकते हो, जान सकते हो दोस्तों कि आपने कितनी तैयारी की, उसी के आधार पर आप केवीएस में बेटर कर सकते हो। अगर ये मेरे द्वारा दी हुई नॉलेज को भी आप क्या कर रहे हो, आराम से गेन कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि एबीएस का क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए पेडागोजी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा उसकी, और कुछ नहीं। नेक्स्ट 66 आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि पीचर प्लांट के बारे में बात की गई है इसमें, और पीचर प्लांट के बारे में जो बात की गई है वो हम लोग बात कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है। पीचर प्लांट के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं यहां से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और सेट कर लेते हैं। हाँ, अगर अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पीचर प्लांट पर, ठीक। तो पीचर प्लांट पे हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन वो क्या है दोस्तों कि घटपर्णी शिकारी पौधा पीचर प्लांट जो कि कीट और मेंढकों को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के पूर्वी राज्यों में भी पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया भी था कि वैसे ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक प्लांट है, और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए दोस्तों, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। और याद रखें, भारत के पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करूं तो ये मेघालय में क्या है, भारत में भी पाया जाता है। वैसे कहाँ का मुख्य प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का प्लांट है, ठीक है। और क्या करता है, मैंने बताया था कि खुशबूदार तरल पदार्थ छोड़ते हैं, जिसको देखकर इंसेक्ट होते हैं, इंट्रैक्ट होते हैं। जैसी क्या है, इसकी जो पत्तियां होती मॉडिफाई होकर कलश बनाती हैं, उससे क्या होगा, तरल पदार्थ सुगंधित निकलेगा, इंसेक्ट इंट्रैक्ट होगा, जैसे उस पर बैठेगा फिसल जाएगा, ऊपर से ढक्कन बंद हो जाएगा, है ना। और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये याद रखेगा, इनका जो शिकार करता है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करता है। वैसे इंडोनेशिया और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है। भारत में कहाँ पाया जाता है, आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, मेघालय में देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगर इतनी चीज बिल्कुल सही समझ में आ रही है तो भाई लाइक कमेंट करना ना भूलिए। आपको लग रहा है कि विपिन सर आपको कुछ अच्छा प्रोवाइड्स कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस जोरों शोरों से चल रही है, तो प्लीज, है ना, शेयर एंड लाइक, ओके। चलिए, तो आंसर सब लोग दीजिए। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड एक्सपेरिमेंट विद द pea plant and those basis observation calculated that the pea plants have some traits which come to pairs such as, ठीक है, tall and short, yellow and green, short and smooth। यानी क्या है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे। आप समझ गए होंगे, मटर पर प्रयोग करने वाला एक ही बंदा है, और जिसने क्या रखेगा, इसके लिए इसने क्या दिए थे, हेरिडिटी के लॉ दिए थे, यानी आनुवंशिकता के नियम दिए थे। किसके दिए थे, तो लॉ ऑफ हेरिडिटी के लिए। इसीलिए फादर ऑफ हेरिडिटी या फादर ऑफ आनुवंशिकता का पिता भी इन्हीं को बोला जाता है, जिसका नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल। और बिल्कुल औरंगजेब, आपके सारे आंसर बहुत सही है बेटा, यानी आपने थ्योरी क्लास बहुत सही से देखी है ना। तो क्या है, ग्रेगोर मेंडल। कौन है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। तो ग्रेगोर याद रखिएगा कौन है, जॉन मेंडल। तो ग्रेगोर कौन, ग्रेगोर जॉन मेंडल है। और इन्होंने क्या दिए, हेरिडिटी के क्या दिए हैं, लॉ दिए हैं, यानी आनुवंशिकता का इनको फादर भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू नौरंग जी। देखिए जितने लोगों ने थ्योरी क्लास की वो सारे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। को मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। और क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, कहता है सेलेक्ट द वन विच द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। भाई ऐसे का एक चुनाव कीजिए दूसरों से अलग है, ठीक है। लेक, माउंटेन, पाउंड्स, रिवर एंड स्प्रिंग। तो यानी कि भाई ऐसे को चुनिए जो भिन्न से अलग है, जैसे झील है, पर्वत है, तालाब है, नदियां, झरना, इनमें से कौन सा अलग हो सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप ये सही से अगर देख रहे हो, झील में भी वाटर है, झरने में भी वाटर है, तालाब में भी वाटर है, ये कॉमन सा क्वेश्चन था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या, माउंटेन्स। क्या हो जाएंगे, पर्वत। पर्वत इनमें से दोनों से अलग है, कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल औरंग जी आपका भी करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 69 पर। इस पर बढ़ते हैं 69। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स फॉर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। तो भाई याद रखिएगा, अगर बात मैं कहता हूं कि ट्रेन, बस, शिप, है ना,
टोंगा, बाइसिकल एंड रिक्शा। निम्न में से कौन सा परिवहन के अन्य 4 विधाओं से अलग है? तो ये भी बड़ा नॉर्मल है, ट्रेन है, बस है, तांगा है, मोट, और ये क्या है कि साइकिल, रिक्शा, ये सब रोड पे चलने वाले, जहाज पानी में चलने वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ये बड़ा कॉमन से क्वेश्चन। देखिए मैंने क्या करा, ईबीएस में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बट यही है कि आप उसको सही से करके उनको सही से आपने समझ के उसको आंसर देना है। क्योंकि क्वेश्चन आपको फंसाता कैसे, ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो इस तरीके का आंसर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर इतनी चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई लाइक में कंजूसी क्यों? मैं पूछना चाह रहा हूँ लाइक में कंजूसी क्यों? भाई लाइक तो करते रहिए ना, मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ। और इसकी जो पीडीएफ है, ये सारी हमारे बुक्स की क्या है, पीडीएफ है ये। और ये आपको कैसे अवेलेबल हो जाएंगी, कैसे मिल जाएंगी, ये मैं आपको बता दूंगा। आपको अगली वाली क्लास में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। तो अगला क्लास आप ज्वाइन करना ना भूले, ठीक है? ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने लोग बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? 17वां क्वेश्चन। और 17वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैच द टर्म ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, क्या करना है, इनको मैच करना है। और मैच में कॉलम देख लेते हैं क्या आना चाहिए आंसर। यहाँ पर कुछ जीव दिए, एनिमल्स दिए हैं और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, लक्षण दिए हुए हैं। तो मिला लीजिए। उल्लू क्या है? उल्लू क्या है? अपनी आंखों को आगे सामने की ओर होती हैं, यानी पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं, अपनी मादा को उसकी गंध से दूर किलोमीटर तक पहचान लेता है। दिन में 17 घंटे भाई साहब सोता है, 4 गुना बेहतर दे सकता है। तो उल्लू का सबसे अच्छा आंसर दोस्तों ये रहेगा 3 वाला, पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती मनुष्य की तरह। जैसे कैसे होती है हमारी आंखें होती, 70 का सी आंसर दिया है, देख लेते हैं, सी है। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से दूर किलोमीटर तक पहचान लेता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। यानी कि ए का तीसरा बी का चौथा, तो ए का तीसरा बी का चौथा, बिल्कुल इसी में आंसर मिल गया है। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं कि आंसर दोस्तों क्या रहेगा, सी रहेगा। फिर और देख लेते हैं, बाज क्या है? बाज हमसे 4 गुना देख सकता है, ये हम बात कर ही चुके थे। स्लॉथ ये अभी बात कर रही थी हमने, बेचारे 17 घंटे सोते, तो इसको मैच कर सकते हैं। और आराम से देखिए, एक से अगर 2 मैच भी कर लेते हैं तब भी आपको आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। और याद रखना दोस्तों कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैचिंग वाले मिलेंगे जरूर, ठीक है? बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये केबीएस का पैटर्न है कि आपको मैचिंग के क्वेश्चन जरूर देगा। ओके, और ये जरूर पूछता है स्टेटमेंट देखिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो गलत और सही का भी स्टेटमेंट आपसे पूछेगा, उसके आधार पर भी अपनी प्रिपरेशन को क्या रखिए, तैयार रखिए। इसी आधार पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, 17 क्वेश्चन हमारा हो गया है। और 17 के बाद हम क्वेश्चन, नया जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो क्वेश्चन है अपना 71। और 71 केचुए के बारे में सेलेक्ट द, ठीक है, फॉलोइंग द रीजन ऑफ द कंसीडर द अर्थवॉर्म एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स। यानी कि भाई के बारे में क्या कंसीडर किया गया है, मतलब क्या बात है सही है कि फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि ये रुका दोस्त है। क्या ऐसी बात है जो केचुओं को किसान का क्या बताती है, दोस्त बनाती है, बताती है? तो यही लिखा हुआ है, ये हिंदी में भी देख लेते हैं। केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निकलने में से कौन सा उचित कारण है? ऐसा कौन सा कारण है? तो देखते हैं कि केचुआ जिस खेत में रहता है वहां की मृदा में छेद बनाकर उसे पॉली यानी नरम बनाता है। बिल्कुल ये बात तो कतई सही है भाई, है ना? जिससे एयर ट्रांसफर होता भी है ना, गैसेस निकलती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है हवाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का सी आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है? जितने भी लोग देख रहे हैं, केचुआ द्वारा बनाए गए क्षेत्रों में मृदा को हवा और पानी की आसानी से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, यही कारण तो है। केचुआ खरपतवार को खाते जिससे कि फसल को सुरक्षा मिलती, बिल्कुल ये भी बात सही कही गई है कि खरपतवार को खा जाते हैं जिससे कि होता क्या है कि थोड़ा सा जो फसल होती है ना उसको थोड़ी कम परेशानी होती है, और दोस्तों कुछ नहीं है। अगला क्या, केचुए वृत्त पत्ती और पौधों को खाते हैं और केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, है ना? तो अगर हम लोग बात देखें यहाँ से, केचुए खरपतवार को खाते हैं जिसके मुख्य फसल को सुरक्षा, ठीक है, मिलती है। केचुआ मृत पत्ती और पौधों को खाते हैं, ठीक है? ऐसा तो खैर नहीं लिखा है कहीं पे भी, इसलिए डी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यहां से बात की,
ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ मृत नहीं होना चाहिए था। ठीक है, पत्ती और पौधों को खाते हैं और केचुओं के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते, बिल्कुल है ना, वो भी ठीक की बात है, लेकिन यहाँ मृत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, आंसर किस क्वेश्चन ने दिया है इसका। बिल्कुल 71 का सी, 71 का सी डी ए केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ठीक है, और इसका आंसर जो होना चाहिए वो ABC होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ABC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 72। द एनिमल्स हु कैन मूव इन इट्स ईयर in different direction which help them to catch the sound from all directions। ठीक है, डायरेक्शन इज वो कौन सा है भैया? ऐसा कौन सा जंतु है जो अपने कानों को चारों ओर दिशा में घुमा सकता है, जिससे कि वो चारों तरफ की अपनी सराउंडिंग जो की साउंड जो ध्वनि आती है ना, उसको वो कैच कर सके? ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ऐसा एक ही जानवर हम लोगों ने पढ़ा था और जिसका नाम क्या था? वो बाघ था। क्या था? बाघ था। यानी कि वह जंतु कौन सा है जिसने अपने कानों को अलग अलग दिशा में घुमा सकता है, जिससे कि भाई ध्वनि को इकट्ठा काट सके। मैंने बताया था ना दोस्तों, मैंने बताया था कि जो होता क्या है कि जो बाघ है, जो टाइगर है, वो इतना सेंसिटिव होता है, इसकी मूछें इतनी सेंसिटिव होती हैं, कान इतने सेंसिटिव होते हैं, अगर कोई पत्ते की खड़खड़ाहट भी होती है ना, तो ये उसमें ये डिफरेंशिएट कर लेता है, ये पता लगा लेता है कि भैया कि कोई जानवर चल रहा है, ये उसके पत्ते की खड़कने की आवाज है, या केवल जो हवाएं चल रही हैं, इस हवा की वजह से ये पत्तों में खड़खड़ाहट हो रही है। इतनी सेंसिटिव होती है इसकी मूछें और कान, है ना। चारों तरफ बिल्कुल कान ऐसे मूव कर लेता है, जिससे कि चारों तरफ की क्या सुनता है? ध्वनि सुन सकता है। बताया था ना, चीता क्या करता है? अपने इलाकों को अपने शूशु पोट्टी से कवर कर लेता है, और ऐसी की पहचान से कोई चीता अगर उस किसी दूसरे चीते की एरिया में जाता है, तो उसकी शूशु पोट्टी की गंध से पता कर लेता है कि ये किस चीते की है। ओके, तो ये भी बड़ा सेंसिटिव कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद स्लॉथ जी के बारे में हमने बात करी ही थी कि भैया कि ये 17 घंटे तो सोते रहते हैं, 40 साल की आयु है, लगभग 8 पेड़ पर रह पाते हैं, ये सप्ते में 1 दिन आते हैं साहब सुसु पोटी के लिए। तो ये हमने स्लॉथ के बारे में बात कर रही थी। लंगूर क्या करता है? एक ऐसा जानवर है जो कि अपने साथियों को और जानवरों को क्या करता है? चेतावनी दे देता है। अगर कोई शिकारी या कुछ भी खतरा दिखता है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की क्या लगता है? निकालता है, आवाज निकालता है, और वो डिफरेंट आवाज से लोगों को पता चल जाता है यहाँ पर कुछ खतरा है। कुत्ता, बिल्कुल कुत्ता जो है, ये भी कुत्ते जो अपना एरिया बनाते हैं वो भी अपने शुशु पोटी की एरिया से बनाते हैं, और बिल्कुल चीते की तरह भी ये भी पता कर लेते हैं कि ये एरिया किस कुत्ते का है, क्योंकि उसकी शुशु और पोटी की स्मेल से ये समझ जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हम लोगों ने क्या है डिस्कस किए हैं। बढ़ते हैं आगे 73 क्वेश्चन पर। सेलेक्ट द एक्टिविटी विच द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एक्टिविटीज। भाई ऐसी एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, जो कि इनमें दूसरों से क्या है दोस्तों? अलग है। और ऐसी कौन कौन सी क्रियाकलाप है जो दूसरों से अलग है? तो चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो इनमें से ऐसा कौन सा जो अलग है, जो इनमें से अलग है? ठीक है, तैरना है, कंघी करना है, आटा गूंथना है, चाय बनाना है। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर 73 का? 73 का आंसर क्या होना चाहिए? बहुत जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए, है ना। तो क्या आंसर होना चाहिए? चाय बनाना होगा, तैरना होगा, कंघी करना होगा, या आटा गूंथना होगा? चलिए दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए आटा गूंथना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 74 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और 74 क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कौन महारथी है जो इसका आंसर देगा। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड को मैच करना है। यहाँ पक्षियों के नाम है और इनके घोंसलों का विवरण है। तो कौन सा पक्षी किस प्रकार का घोंसला बनाता है, कहाँ बनाता है, उसके बारे में हमको बात करनी है। तो बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, फुर्ती से जरा इसका आंसर देंगे सभी लोग कि भैया कौन से पक्षी का घोंसला कहाँ बनता है। शक्करखोरा अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता, कौवा इस पक्षी का घोंसला बनाता है जिससे भी अंडे देता है। कोयल अंडे के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला उसके ऊपर, है ना भाई, पौधों की टहनियां, जड़वाल, रुई बिछा देता है। कलचिड़ी झाड़ी पर 2 पत्तों के नुकीले चोंच सीकर घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया तो छोटे पेड़ों की डालियों पर लटकता घोंसला जिससे बाल बारीक
टहनियाँ ये सब हैं, तो बताइए कौन किससे मैच करेगा। बहुत जल्दी से बताइएगा कितने लोग हैं जो 74 का आंसर डी दिया है नौरंग जी ने। तो भाई जितने भी लोग हैं ना वो फटाफट थोड़ा आंसर तो दे दो। आंसर यार लाइक और कमेंट जरूर करते जाओ भाई। लाइक करिए, कमेंट में आंसर बताइए। जी ने अभी तक जितने भी आंसर दिए सब एकदम धमाकेदार दिए हैं। देखते हैं, है ना, देखते हैं कि ये आंसर सही है कि क्या है। तो हम सभी जानते थे कि बड़े नॉर्मल बना लो। अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती वो कौन है? कोयल। तो पहले बी का तो पहला हो गया। अब देखिए बी का पहला कहाँ मिल रहा है? एक ही में मिल रहा है। ये सब क्वेश्चन को एलिमिनेट यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने के तरीके हैं दोस्तों। तो यहाँ से ये तो पहला हो गया, यानी कि आंसर तो यहीं से मिल गया डी। लेकिन फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं, आंसर तो यहीं से इसका हो गया है डी, क्योंकि हमको केवल एक ही पता था। मान लेते हमको एक ही पता था कि भैया कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता, वो कोयल नहीं बनाती है। क्योंकि कौवे के सॉरी कौवे के घोंसले में वो क्या देती है? अपने अंडे देती है। ठीक, लेकिन इसके बाद दर्जन चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा कि ये है ना झाड़ी के दो पत्तों को मतलब क्या करती, पत्तों को सी देती है, चोंच से सीती है और उसके बीच में फिर अपना घोंसला बनाती है और वहां पे अंडा देती है। ठीक है, जिसको हम दर्जन चिड़िया कहते हैं। तो यानी इसका क्या हो जाना चाहिए? इसका हो जाना चाहिए तीसरा। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपने लोग। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा है। झाड़ी पर दो पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर अपना घोंसला बनाती है। बिल्कुल सही है। छोटे पेड़ की डाली पर लटकता घोंसला बनाती है। बारीक बाल, तहलीक और टहनियां, सूखे पत्ते, कपड़े, चिथड़े आदि भी होते हैं। शक्कर खोड़ा सड़क के किनारे, तो ये याद रखिएगा कलचड़ी। कलचड़ी को हम बोलते हैं क्या? इंडियन रॉबिन। और हम सभी जानते हैं कि जो इंडियन रॉबिन है वो क्या करता है? सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में क्या करता है? अपना घोंसला बना, इसके ऊपर टहनियां, बाल, रुई और टहनियां, पत्तों की मुलायम टहनियां पत्ते रखते। जबकि शक्कर खोरा क्या करता है दोस्तों? अपना घोंसला लटकता हुआ बनाता है। एक मिनट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको मिला लीजिए। अब लीजिए कि डी का तीसरा है, बिल्कुल है ना। सी का है, ए का कौन सा है? चौथा है। तो आंसर चौथा है, यानी कि डी विल बी राइट आंसर। ओके, थैंक यू जितने भी इन लोगों ने क्या दिया है, आंसर दिए हैं। और आप लोगों के सारे आंसर क्या है? वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, वो क्वेश्चन आ जाएगा 75। और 75 क्वेश्चन में ये रहा आपके सामने। ठीक है, आप मेरे साथ सौराहा पब्लिकेशन के यूट्यूब पर यार की गया केवीएस ईवीएस का मॉक टेस्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, जहां मैं आपके लिए याद रखिएगा 100+ क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये 100+ क्वेश्चन दोस्तों आपको उम्मीद रखिएगा एक भी ईवीएस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये तीसरा चौथा क्लास है, इसको करते रहिए और ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर करते जाइए। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैट द प्रैक्टिस फॉलो द फार्मर्स द झारखंड अंडर झूम फार्मिंग। फिर वही झूम खेती के बारे में क्या है क्वेश्चन है भाई, देख लेते। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे क्या किया गया है, बात की गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैंने बात की थी आपसे कि झूम खेती कहाँ होती है, तो मिजोरम में भी होती है। झूम खेती यहाँ नाम क्या दिया है? झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी है। तो बात किया क्या फसल को काटने के बाद पश्चात जमीन को कुछ वर्षों के लिए आराम करने के लिए छोड़ दिया था? बिल्कुल छोड़ दिया था। खरपतवार बांस को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल, ये तो बात सही है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले गहराई तक जोता जाता है। ये नहीं किया जाता, जोता नहीं जाता, दरदरा किया जाता है। अब क्वेश्चन अटका है हमारा बी पर, यानी ए सी है। क्या है? ए सी है या ए? देखिए अब जिसमें सी तो सही है, जिसमें सी नहीं तो उसको काट दीजिए। जिसमें सी नहीं है वो काट दीजिए और जिसमें डी हो काट दीजिए। तो जिसमें डी है तो ये गलत हो गया, डी ये गलत हो गया। अच्छा, डी ये गलत हो गया, तो आंसर तो ऐसे निकल आया ए और सी, है ना। क्यों? क्योंकि ये इसलिए दोस्तों गलत है कि खरपतवार बांस को उखाड़ कर खेत में जला देते। उखाड़ते नहीं हैं, लचा देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद जला देते हैं। ठीक, तो देखिए कितना बारीक शब्द है। और ये बारीक बारीक शब्द आप पेपर में नहीं पकड़ोगे तो याद रखना दोस्तों, आपके आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत
इजी क्वेश्चन आएंगे ईबीएस के, और बहुत प्यार से आप कर सकते हो। बट दोस्तों याद रखना कि बस धैर्य से उसको इत्मीनान से पढ़ना कि क्वेश्चन में बोला क्या है। आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते अपना। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उखाड़, उखाड़ देगा या काट कर, यहाँ कभी उखाड़ देगा कभी क्या कहेगा काट कर जला देते, ये दोनों शब्द गलत है। ये याद रखिएगा, लचाकर या तोड़कर, वही तोड़कर उसी में तोड़ देते हैं, झुका देते, झुकाकर या लचाकर और जला देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है कुछ चिड़ियों के बारे में, द वर्ड्स दैट द कॉमन साइन इन दिल्ली आउट डू द स्पेशल डे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन राइज द अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड, इट इज द हैज बिकम द ट्रू ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए इसको वहाँ की क्या है, पक्षी भी बना दिया गया है, राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का। और याद रखिएगा तो क्या है, एक सामान्य पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था। ठीक है, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है एक विशेष दिन बना दिया गया है। शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गया है दिखना, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पे पहुंच गया, इसलिए दिल्ली सरकार ने इसको अपना क्या बनाया है, ठीक है, अपना पक्षी भी बना दिया, अपना राष्ट्रीय पक्षी भी बनाया है। तो राजकीय कह रहा, राष्ट्रीय राजकीय पक्षी भी है, राष्ट्रीय नहीं सॉरी, राजकीय पक्षी भी है। तो दिल्ली का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, ये तो सभी को पता होना चाहिए बिल्कुल, है ना। छोटी सी चिड़िया है, बड़ी प्यारी सी चिड़िया है, और पहले बहुत दिल्ली में दिखती थी, लोगों को अवेयरनेस करने के लिए आज की डेट में दिल्ली की राजकीय है ना। जो वर्ड है वो कौन है, 76 का डी। तो 76 का डी बिल्कुल बात स्पैरो ही है आंसर। तो राह जी, आपके जितने भी आंसर आए हैं आज सारे के सारे सही आए हैं, लग रहा है कि आप सही से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्त एक चीज याद रखिएगा, ऐसे ही करते रहिए, अपनी मंजिल आपकी दूर नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा, तो स्पैरो यानी गोरैया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग किस पर, 77 पर। तो 77 पर है लिखा है, इफ टू ऑर्गन्स बिलोंग टू द टू डिफरेंट स्पीसीज कम टुगेदर एसोसिएशन एंड वन ऑफ द टिक हेमेट एंड अदर्स बेनिफिट सच एसोसिएटेड। कहने का मतलब कि दो जो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहती हो और एक दूसरे को क्या करते हैं, है ना, लिखा है फायदा होता है, एक दूसरे को नुकसान देता है। तो कह रहा है कि यदि भिन्न प्रजातियों के, भिन्न प्रजातियां अलग अलग डिफरेंट, दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, इस संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों, है ना। अगर देखो हम लोगों ने पढ़ा था तो एक होता है, ठीक है, पैरासाइट्स, क्या होते हैं, परजीवी। ओके, और एक होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, एक होता है परजीवता, एक होता है सहजीवता। ठीक, एक क्या होता है, परजीवता, एक होता है सहजीवता, एक होता है पैरासाइट, एक होता है याद रखिएगा सिम्बायोसिस। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी सिम्बायोसिस की। मैंने कहा था कि एक भैंस के ऊपर एक बगुला बैठ जाता है और वो उसके कीड़े खाता है ना। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये सहजीवी संबंध है, सहजीवता का, सिम्बायोसिस है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक जीव एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं। कैसे, बगुला भैंस के ऊपर बैठा, उसने भैंस के कीड़े खाए, फायदा किसको हुआ, भैंस को, और इधर बगुले का फायदा, बगुले का पेट भर गया। इसका दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया था लाइकेन। मैंने कहा कवक और फंजाई, फंजाई यानी कि कवक, शैवाल यानी कि एल्गी, यानी कि शैवाल और कवक का एक जो सहयोग होता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं दोनों। और याद रखिएगा इसीलिए दोस्तों हम इस सहजीवी संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवता बोलते हैं। पर यहाँ पूछा है कि दो डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स हैं, एक लाभ पहुंचाता है, एक को हानि पहुंचाती है। ठीक है, तो ये कैसा है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर होगा पैरासाइट परजीवता। जैसे कि क्या है, आपने देखा होगा कि जो भैंस है, भैंस के जोंक चिपक जाती है, लीच, अगर जोंक चिपक गई है तो दोस्तों होता क्या है, अब जोंक चिपकने से भैंस को तो कोई लाभ नहीं है, उसको तो हानि है, क्योंकि उसका ब्लड वो सक कर रही है। और जोंक को क्या फायदा है कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है कि ब्लड मिल रहा है उसे। तो यानी एक को लाभ हो, एक को हानि हो, ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, परजीवता। जैसे केवल हम लोग हैं, मच्छर हमें काट जाता है, हमें मच्छर काट रहा है, मच्छर खून हमारा पी रहा है, खटमल है खून हमारा पी रहा है, जू है खून पी रहे हैं हमारा, हमें तो कोई लाभ नहीं, हमें तो हानि है। यानी एक को हानि हो, एक को लाभ हो, तो ऐसे सहसंबंध को, ऐसे सजीवी संबंध को क्या बोलते हैं दोस्तों, परजीवता बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरासाइट, जहां दोनों को लाभ हो। यहाँ पे लिख देता हूं क्या हो, दोनों को लाभ हो।
ठीक है, जहां दोनों को लाभ हो रहा है वो सिम्बायोसिस है। और इसी का सबसे अच्छा उदाहरण भी मैंने बताया था, लाइकेन। कौन सा? लाइकेन। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो बहुत सही बात है, 77 का ए आंसर है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आते हैं अपने 78 क्वेश्चन पर, और है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स है फेदर सिस्टम इज अदर्स ब्रेक। ठीक है, तो अब भाई क्या निम्न में से पक्षियों की चोंच में छानने वाली प्रणाली होती है, किस में होती है बताइए, है ना? ऐसा है कोई जिसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम हो, है ना? विच वर्ड द फॉलोइंग वर्ड्स हैव, जो रखती है फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो ये यार की वो कौन सी है? और ठीक है, यूरोपियन छोटी चिड़िया, मकाओ लंबी पूंछ का तोता, गौरैया, याद रखिए ये है हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो। क्या है इसका आंसर? फ्लेमिंगो आंसर है इसका दोस्तों, ये रखिएगा 78 का। ठीक है, क्या होगा? ए आंसर। क्लियर? आइए 79 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और 79 क्वेश्चन है, जब उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीटों के लार्वा के उदाहरण है। ऐसा कौन सा है? ठीक है, आइडेंटिफाई द पेयर विच द एग्जांपल ऑफ द इंसेक्ट लार्वास। तो जो भाई इंसेक्ट के लार्वा हैं वो कौन सा एग्जांपल है? क्या इल्ली और भृंग है, सुंडी और मक्खियां हैं, भृंग और मक्खियां हैं, सुंडी और इल्ली है। तो ये बताइए कि क्या है ना? इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? मैंगोट एंड क्या है? ब्लिट्स है, कैटरपिलर एंड फील्ड्स है, वेटल्स एंड फाइल, ठीक है, फिलीस है, एंड कैटरपिलर एंड मैंगोट है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 79 का बिल्कुल बिल्कुल। आज तो क्या बात है नौरंग जी, मुझे लगता है आज आपके सारे आंसर सही हैं। बिल्कुल धन्यवाद बेटा, है ना? अगर सही से आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रीवियस के क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उम्मीद है कि यहाँ से सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहली चीज बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है, सुंडी और इल्ली, है ना? कैटरपिलर एंड क्या है? मैंगोट्स जो हैं, ये दो क्या है? लार्वास के हैं इंसेक्ट के। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है, और ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो क्या है? द वर्ड विच कैन मूव इट्स नेक बैक एंड फ्रंट बिट जैक इज। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे खिसकाने वाला पक्षी कौन सा है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मैना। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, कई बार क्वेश्चन है, और हम लोग कई बार ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं कि झटके से आगे पीछे, झटके से आगे पीछे, ये याद रखिएगा। जो नौरंग जी, आपका गलत हो गया है, आंसर ए नहीं है इसका, आपका मैंने कमेंट देख लिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैना। इतनी जल्दी में आंसर मत दीजिए। जो गुटरगू करता है वो कौन है? वो कबूतर है ना? जो बहुत हद तक चारों ओर अपनी गर्दन मूव कर सकता है, 270 डिग्री या 360 डिग्री भी मानते हैं, तो वो कौन? उल्लू है। ठीक, पर झटके से आगे पीछे जो करती है दोस्तों, वो कौन है? वो मैना है। वो कौन है? वो मैना है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? तो यहां से इस चीज को क्या रखेंगे हम लोग? याद रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है अपना, ये याद रखिएगा, 81 बन अपनी गर्दन को झटके से, ठीक है, ये याद रखिए। अगला है 81 क्वेश्चन, इसका आंसर दिए, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? इसका आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर दीजिए, कि अभी मैंने बताया था आपके लिए, ये तो आंसर दीजिए। इसका आंसर तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होगा। मैंने कहा था ना, जो घुमा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 81 का को क्या होना चाहिए? 80 का था मैना, और 81 का जो होना चाहिए वो उल्लू। अभी बताया था ना, जो काफी हद तक पीछे घुमा सकता है वो कौन है? उल्लू है। और यही अभी बता के हटा था, वही क्वेश्चन इसने दे दिया। तो अगला है 82 क्वेश्चन, और 82 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, टर्टल, सेलेक्ट द वन ऑफ द विच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यानी कि नीचे दिए गए हैं कुछ लोग हैं, कुछ जंतु है, और उनमें अलग पहचानना भिन्न क्या है? तो कौन सा है? क्रोकोडाइल घड़ियाल है, क्रो है यानी कौवा है, डक यानी बदक है, मछली है, और कछुआ। इनमें अलग क्या है?
तो भाई आप अगर देखना चाहते हैं तो घड़ियाल, ठीक है, कौवा, बतख, मछली, कछुआ, क्या हो सकता है बताओ? अच्छा बताइए क्या आंसर होना चाहिए? अब आप दो में फंसेंगे। किसमें फंसेंगे? कौवा में फंसेंगे और एक मछली में फंसेंगे। क्यों? घड़ियाल पानी में रहता है, जमीन पे भी रहता है, बतख जमीन में जाती है, पानी में भी जाती है, कछुआ भी पानी और जमीन में रहता है। अब इन दोनों में आप लोग फंसेंगे, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा? ठीक है, प्रिया तोमर कौवा, है ना? प्रिया तोमर जी उल्लू। अरे बहुत आप लेट जुड़ी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन को रिवाइज करके देख लीजिएगा। प्रिया जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। बिल्कुल आंसर इसका कौवा रहेगा। क्या रहेगा? उसका कौवा रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ से क्लियर है? नेक्स्ट की बात करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड हुआ है। एक एलिफेंट हुड्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। ठीक है, तो जो हर्ट है, जो एलिफेंट का एक झुंड होता है, जो हर्ट है, उस हर्ट के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है और पूछा गया कि कौन सी चीज भाई सही है। लिखा है हर्ट मैनी हैव 20-25 फीमेल एलिफेंट्स एंड द यंग वंस, यानी कि कहने का मतलब कि एक हर्ट, एक झुंड में 20 से 25 फीमेल एलिफेंट उसके बच्चे होते तो हैं, ये बात है तो सही, लेकिन इतने नहीं होते, है ना? इतने नहीं होते हैं ये यार, कि ये क्या होते हैं? ठीक, हम क्या बोलते हैं? 10 से 12 मानते हैं। क्या मानते हैं? 10 से 12 मानते हैं। अगला है मेल एलिफेंट लिव्स इन द हर्ट टिल दे आर 4 and 5 year old। बिल्कुल सही बात, ये भी बात इन्होंने सही कही है कि उनके जो मेल एलिफेंट होते हैं वो अपना झुंड छोड़ देते हैं, पर छोड़ते तो जरूर हैं, लेकिन इस एज में नहीं छोड़ते हैं। वो छोड़ते जब हैं जब वो 14 से 15 साल के हो जाते हैं। तो वो क्या करते? तब तक 14 से 15 साल तक उस झुंड में अपनी माताओं के साथ में रहते हैं, बाद में इसको छोड़कर चले जाते हैं। तो बातें तो सही कह रहा है, पर डेटा ये गलत है। बस यही करेगा पेपर में और आपको ये लगेगा दोस्तों कि सारी चीजें सही हैं और हम आंसर आप गलत कराएंगे। तो बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है ईवीएस बहुत ईजी है, पर बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ने की जरूरत है। अगला है एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kg लीव्स एंड टैग्स ऑफ द डे। बिल्कुल सही बात, ये तो बात ही है कि एक एडल्ट एलिफेंट है वो दिन में, याद रखिएगा, क्या खा जाता है? 100 kg लीव्स और झाड़ियां, पाने की पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ये पीडीएफ को वो कर देता। ठीक है, चलिए ओके, यहां से एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा पीडीएफ को हम और लार्ज कर देते हैं। ठीक है, ओके, दिख रही है पीडीएफ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आइए, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही कही है इन्होंने। ओके, ये फिर बड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए, दिख रहे हैं आंसर? दिख रहे हैं? ठीक है, सी डी। प्रिया तोमर जी कह रही हैं सी डी आंसर। देख लेते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर बात करते हैं अपन किसकी, ओके, तो याद रखिएगा यहां से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, अभी ठीक कर लेते हैं इस चीज को अपने लोग। ठीक, चलिए, आई होप प्रॉब्लम अब सही हो गई होगी। ठीक है, चलो, तो यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ओके, सीडी, तो यहां से जो आंसर आ रहा है ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम लोग मानते हैं इस बात को, अगर बात करें यहां से कि भाई अगर देखा जाए हाथियों के बारे में नीचे कुछ बात कही गई है, तो पहला वाला तो हमने गलत कर ही दिया था, ये वाला, ओके। दूसरा वाला बी, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइएगा, अभी हम इसको, हाँ अब आ गया है। अब देखिए, तो पहले ए और बी दोनों गलत हो गए। सी वाले की बात करें तो ये सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वाकई में 100 किलो पत्तियां और झाड़ियां खा जाते हैं। ओके, क्लियर है। जबकि अगर डी की बात करें, इन एलिफेंट द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट
ठीक है, डिस्कस एवरीथिंग, बिल्कुल ये भी बात सही है कि जो मुखिया होती है, जो दोस्तों मुखिया होती है वो कौन होती है, वो उस हुड की जो हर्ट होता है उस झुंड की एक फीमेल होती है और जो एज में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? तो आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए सी और डी। आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी और डी। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना है, याद रखिएगा कौन सा, 84 क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक्स फेदर द नॉट फाउंड द डेजर्ट ओक ट्री इज। ठीक है, तो डेजर्ट ओक, रेगिस्तानी ओक के बारे में कुछ हमको इंफॉर्मेशन है और इस ओक के बारे में क्या है लिखिएगा, देखिएगा क्या है, कौन सा विशेष लक्षण रेगिस्तानी ओक। तो मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तानी जो ओक है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला एक पौधा है। रेगिस्तान दिया है तो इसका मतलब नहीं है भारत में। जड़ों का अत्यंत गहराई तक जाना, बिल्कुल सही बात है। कहता है नहीं पाया जाता है, ये नहीं जरूर याद रखिएगा। तो ये तो पाया जाता है कि भाई क्या है, जो मैंने बताया था ना कि जब तक जाएगा जब तक पानी ना मिल जाए। कब तक जाएंगे? जब तक पानी ना जाए। जड़ों के तने में पानी एकत्र रहता है, बिल्कुल ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। पत्तियां बहुत कम होती हैं और बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, पत्तियां बहुत कम होती, ये भी बात सही है। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये चीज क्या है? गलत है और यही चीज नहीं है, बकाया इसके तीनों सही चीजें हैं। ओके, क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियर एंड ज्वाइंट फैमिली पर क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था अपनी थ्योरी क्लास में। ओके, बिल्कुल तोमर जी डी और 84 का डी, आप दोनों बिल्कुल, प्रिया जी का भी और औरंग जी का दोनों का आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। 85 का दोनों लोग आंसर दिए, बहुत फटाफट, बहुत जल्दी से आंसर करिएगा 85 क्वेश्चंस का। 85 क्वेश्चन क्या कहता है? तो 85 क्वेश्चन क्या कहता है तो सुनिए, बहुत अच्छे समझिएगा। ऑफ द टीम वर्क द, ठीक है, लर्न फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, स्पोर्ट एंड फैमिली, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पोर्ट, कंडीशन एंड इम्पैक्ट। तो लिखा क्या है भाई? क्या है? कंडीशन एंड द कंपटीशन। तो बात करते हैं निम्न में से किसके सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है। ओके, निम्न में से किसे सहयोग भावना से कार्य करने का प्रयास सीखा जा सकता है? परिवार से सीखा जा सकता है, खेल और परिवार से सीखा जा सकता है, परिवार, समाज और खेल से सीखा जाता है, या प्रतियोगिताएं आयोजित करना, है ना? क्या है भाई? कहते ना कंपटीशन, तो क्या कंडक्टिव कंपटीशन से हम ये क्या सहयोगी भावनाएं सीख सकते हैं, कार्य करने का अभिप्राय? क्या फैमिली, सोसाइटी और स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं? स्पोर्ट एंड फैमिली सीख सकते हैं, फैमिली सीख सकते हैं। बताइए, मैंने आपको बताया था ना, याद करिए, मैंने आपको बताया था सर, अगर आपको याद हो कि ईबीएस की 6 थीम होती है और पहली थीम क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स है ना? बताया था ना, फूड है, ट्रेवल्स है, ये सारी हमने थीम्स के बारे में बात की थी। तो याद रखिएगा, दोनों लोगों के आंसर क्या आ रहे हैं? सी आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम सबसे पहले सीखते हैं फैमिली से, उसके बाद जो हमारे पड़ोसी है, हमारी सोसाइटी, उससे सीखते हैं, और स्पोर्ट्स से भी हम क्या सीखते हैं? सहयोग भावना के रूप में कार्य करना सीखते हैं। बिल्कुल आप लोगों ने जिल जीत लिए हैं आज और सारे के सारे लोग आंसर सही दे रहे हैं। तो इसी बात पे क्वेश्चन कर लीजिएगा। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इंसेक्ट। भाई इनमें से कौन सा जो एक सामाजिक कीट नहीं है? नहीं है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो कौन सा है? चींटियां है, दीमक है, भृंग है, मधुमक्खी है, आंट्स है ना, टर्माइट्स है, वेटल है, या हनी बीफ है? तो कौन सा आंसर रहेगा इसमें? बहुत जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत तेजी से दोनों लोगों के आंसर आने चाहिए। 2-3 जितने भी लोग हैं, कई सारे लोग देख रहे हैं भैया, कई लोग फटाफट आंसर कीजिए, इसका क्या होना चाहिए? क्या चींटी है? बिल्कुल है साहब, सामाजिक कीट है। दीमक है? बिल्कुल है साहब, है ना। मधुमक्खी है, हनी बीफ है, बिल्कुल है साहब। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी भ्रंग, यानी कि याद लिखिएगा और बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मधुमक्खी है, दीमक है, ये चींटियां, ये कॉर्नोलियल इंसेक्ट भी है, यानी कि समूह में रहने वाले या क्या एक ग्रुप में रहने वाले जीव भी है। दोनों लोगों का आंसर फिर से सी है, बहुत सही आंसर है। क्लियर है ना? आइए और आज की क्लास का, ठीक है, लास्ट नहीं, अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन है और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। लिखा है फैमिली प्ले इंपॉर्टेंट रोल सोशलाइजेशन ऑफ द यंग जनरेशन इन दिस रिगार्ड। द फैमिली इज क्या है? एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी
एंड क्या सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड टर्सरी सोशलाइजेशन। क्या है, भावी पीढ़ी के समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है। बताइए भाई, हमारे समाजीकरण में, हमारी भूमिका में हमको क्या अच्छा है क्या बुरा सिखाना है, क्या सही है क्या गलत सिखाने का सबसे मेन जो मुद्दा है, हम ये कहाँ से सीखते हैं, कहाँ की चीजें हम लोगों को ये बताती हैं कि कौन सी चीजें सही हैं। तो ये याद रखिएगा, कोई बात नहीं है ना। ये थोड़ा सा टास्क बार खुल गया, इसको बंद कर देते हैं अपने लोग और हटा दीजिए इसको। ओके, कोई नहीं है जो क्वेश्चन आपका रह गया वो हम फिर से खोल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन वही करेंगे, वहीं से करेंगे, ठीक है। और ठीक है, क्वेश्चन हमारा जहां से था वहीं से खुल जाएगा। ओके, तो एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, चलिए। ओके, बात करते हैं अपने लोग, वहीं से आ गया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, यहां से अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, आइए वही क्वेश्चन है अपना कि भावी पीढ़ी के समाजीकरण परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परिस्थिति है। तो क्या याद रखिएगा, सबसे पहली चीज, दोनों लोगों का आंसर, तीनों लोग, कई सारे लोगों ने दिए आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा, जो प्राथमिक समाजीकरण है, जो प्राथमिक चीजें हम सीखते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो उसकी फैमिली ही होती है। हर चीज वो कहाँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं 88 क्वेश्चन। और क्या है, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन में से कौन सा कारण है पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए, कौन सा जिम्मेदार होता है। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ईबीएस की तो उसमें सीधे लिखा हुआ है, क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, भोजन, आवास, परिवेश, ये सब हमारे क्या है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बच के जाना नहीं चाहिए। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। वी शुड नॉट, ठीक है, लीव कुकिंग फूड uncovered for unfreeze to long duration which agents are, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू पॉइजन कुक्ड एंड फूड। ठीक है, तो भाई जो पॉइजन मिला देते हैं इस फूड में, वो आंसर क्या रहेगा। और 88 का डी आंसर आ रहा है, प्रिया जी, नौरंग जी, नीलेश जी, ठीक है। आप लोग सारे के सारे आंसर बिल्कुल सही कर रहे हो। जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया की वजह से हमारा जो भोजन का बेकार हो जाता है दोस्तों, देखो समझना, लेकिन में से कौन सा कारक है, जो पके हुए भोजन, ये आ रहा पके हुए भोजन के बेकार करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैक्टीरिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता कि जो पका हुआ भोजन है वो तो रखा हुआ है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या करेगा। और आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि याद रखिएगा, बहुत छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, फफूंदी आ जाती है, तो फफूंदी से भी बेकार हो जाता है भोजन, लेकिन वो कुछ लंबे समय के लिए रखा, उसमें भी बैक्टीरिया ही होते हैं। तो कभी भी बैक्टीरिया लगाइएगा, वायरस मत लगाइएगा, ना कोई वायरस लगा दे, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल। और आज का सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात फिर कहता हूं कि सौराहा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको कंप्लीट ईवीएस कराई है दोस्तों, याद रखिएगा, फॉर ईबीएस, किसके लिए, केबीएस एग्जामिनेशन के लिए। और जितनी भी प्रैक्टिस मैंने कराई है, और जितने भी प्रैक्टिस अभी 1-2 क्लासेस में और करेंगे, 100+ क्वेश्चन करने वाले हैं। और 100+ क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं, एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का बाहर नहीं होगा, सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। क्यों, क्योंकि पहली चलती है हमारी 4:30 से बजे से क्या, थ्योरी क्लास, और थ्योरी क्लास के बाद हम करते हैं प्रैक्टिस। और आज ये 6ठी क्लास थी इस सीरीज को लेकर हुए। तो सौराहा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप जाकर वो प्रीवियस की क्लासेस देख सकते हैं, प्रैक्टिस की क्लासेस देख सकते हैं दोस्तों, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपको सही लगती है तो इसकी पीडीएफ है, ये हमारी बुक की, हमारी पब्लिकेशन की क्या है,
पीडीएफ है, ये आपको कैसे मिलेगी ये मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और ये अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका गुरु विपिन गंगवार फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय आपके साथ कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो मिलते हैं कल इसी क्लास में, और कल उम्मीद है कि हम सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और यार क्या जितना भी मैंने ईबीएस आपको कराया है, उम्मीद है बस इसी को सही से पढ़ जाइए, आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ईवीएस का एक क्वेश्चन नहीं बचेगा, है ना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के आपके शुभ वचनों के साथ आपसे एक बार बस, जितने लोगों को भाई अगर ये पसंद आया है क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा जो भेजने के लिए जितने भी लोग हैं, अगर ये पसंद आए तो एक बार जरा लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही करे, एक बार थम्स अप दिखा दीजिए, ठीक है। और जितने लोगों को भी पसंद आया तो उतने लोगों को आज मेरी तरफ से थैंक यू, और मैं विपिन गंगवार आपसे विदा लेता हूं। और बिल्कुल आपके कमेंट देखूंगा जरूर, अगर कोई क्वेश्चन होता है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में क्या कर सकते हो, उस चीज को छोड़ सकते हो, क्योंकि बाद में मैं आपके सारे लोगों के कमेंट देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कोई चीज जानकारी लेनी है, कुछ बात शेयर करनी है, कुछ भी पूछना है तो आप बाद में भी कमेंट और कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। तो नौरंग जी, प्रिया जी, मोहित जी, सब लोगों के लिए मेरे आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करिए, क्योंकि एबीएस का क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने किए हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से बच के नहीं जाने, आने वाले टाइम पे हम लोग और कई सारे टीचर एग्जामिनेशन की क्या कराऊंगा, मैं आपके लिए ईबीएस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जितने भी ईबीएस आएगी, जहाँ से भी आएगी, जो जो सब्जेक्ट आएंगे, उसके लिए ये आपका भाई, आपका दोस्त विपिन गंगवार जुड़ा रहेगा आपके साथ में। तो बने रहिए मेरे साथ, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, धन्यवाद। स्वाध्याय करिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, और ऊपर वाले से दुआ करिए कि इसी बार की बीएस पे एक वैकेंसी आपकी कंफर्म हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, सबके लिए मेरी तरफ से नमस्ते, है ना, गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक, गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ठीक।